गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल कल हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय हितों के प्रकार कितने होते हैं। जो बात हमने आपको बता दी कि वेरियस एलिमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो राष्ट्रीय हितों की इसी आधार पर बच्चों हमारे संबंध बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसी आधार पर, राष्ट्रीय हितों के इसी आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये की टर्म है आईआर का। नेशनल इंटरेस्ट, इसी के आधार पे जिसके साथ हमारा नेशनल इंटरेस्ट का समन्वय होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एलआई, मित्र। एलआई होगा। तो जिनके साथ राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य होगा वो एलआई होगा। जैसे आप देखोगे हमारे एलाइज कौन है? यूएसए है, जापान है, जापान, देन जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो ये सारे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमारे एलाइज हैं। तो अब क्यों? क्योंकि इसके साथ नेशनल इंटरेस्ट कंबाइन करता है। और जरा दोस्तों देखो हमारे पार्टनर कौन है। देखो बच्चों, पार्टनर और एलआई में फ़र्क होता है। जब हम पार्टनर कहते हैं तो एलआई नहीं होता। इसे जरा देखो, दोस्त की परिभाषा देखो। दोस्त ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि दोस्त का रिलेशन इमोशनल होता है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी, और तुलसीदास ने कहा है, आपत्तकाल परखिए चारी, धीरज धर्म और मित्र। और फोर्थ मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका मतलब है दोस्तों, जो दोस्त होता है वो कौन है? एलआई है। मित्र कह लो, दोस्त कह लो, एलआई है। और आप जानते हो एलआई का मतलब है जिसके साथ हमारे सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध एक है और हितों का टकराव नहीं है। तो थोड़े डिफरेंसेस हो सकते हैं। शब्दों पर हमेशा ध्यान देना। मतभेद होना स्वाभाविक है। इवन वी हैव अ माइनर डिफरेंस विथ एलाइज टू। तो मतभेद होना स्वाभाविक बात है, हितों का टकराव नहीं होता। तो एलाइज के साथ क्या होता है? हमारे मतभेद, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हितों का टकराव नहीं होता। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हितों का टकराव नहीं होता, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो देखो डिफरेंस, आप बच्चों देखो, डिफरेंस का मतलब है हम किसी दोस्त के साथ रह रहे हैं तो खाने पीने में डिफरेंस हो सकते हैं। अब वो कुछ और खाया है, ये डिफरेंस है। टकराव का मतलब है इमेज है, मैं कहूँ ये भरी है। टकराव, उनका टकराव हो जाए वो एलाइज नहीं हो सकता। हाँ, डिफरेंसेस तो हो सकते हैं। डिफरेंसेस तो बड़े क्लोज रिलेशनशिप में भी होते हैं। वैसे पार्टनर, तो एलआई सबसे बड़ा दोस्त होता है, पार्टनर से नीचे का दर्जा। पार्टनर के साथ क्या होता है? कोऑपरेशन तो होता है। देयर इज अ कोऑपरेशन विद पार्टनर। आईआर में जब किसी को हम कहते हैं एलआई है, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब होता है। ये बातें आप हमेशा हमेशा न्यूज़पेपर से देखो, कहीं भी देखो, हर चीज़ का एक अलग लेवल हो जाता है। अगर हम किसी को अमेरिका को एलआई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एलआई के साथ हमारे क्या होंगे? सामरिक संबंध होंगे। सामरिक संबंध पक्का होगा तभी एलआई होगा। ताजे खतरे होंगे तभी एलआई होगा। लेकिन पार्टनर, पार्टनर का मतलब है सहयोग और विवाद दोनों हो सकते हैं। सेम टाइम देयर में भी कोऑपरेशन। और अब कोऑपरेशन क्यों है? क्योंकि देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट, साझे हित हैं तभी कोऑपरेशन है। कुछ तो साझे हित हैं। देयर आर सम कॉमन इंटरेस्ट, कुछ साझे हित है, इसीलिए कोऑपरेशन तो है। लेकिन बच्चों जरा सोच के देखो, साझे हित हैं लेकिन पार्टनर साथ क्या है कि वो दोस्ती वाली भाव नहीं है। दोस्ती का मतलब होता है जो है, हाँ, इमोशनल रिलेशन होता है। दोस्ती का मतलब साझा खतरा होता है। पार्टनरशिप का मतलब क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशन में चलता है। थोड़ा लेन देन की बात होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है? और इसलिए बच्चों, जो रूममेट लोग रहते हैं, दोस्त होना अलग बात होता है, किसी को रूममेट बना लेना अलग बात होती है। तो आप याद रखो, दोस्त है तो आपके गाढ़े वक्त में काम आ जाएगा। दोस्त है तो उसका झगड़ा अपना झगड़ा आप मान लेगा। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ कॉमन इंटरेस्ट की बात आती है। और पार्टनरशिप क्यों होता है? क्योंकि कुछ साझे लाभ करने हैं।
मान लो अगर कोई बच्चा एक कमरे का पूरा किराया दे पाता तो पार्टनर क्यों होगा, वो पार्टनर नहीं रखता। इसलिए जो पार्टनरशिप होती है वो बेसिकली इकोनॉमिक बेस पे होती है, आर्थिक आधार पर। इकोनॉमिक बेस इज ए की फॉर पार्टनरशिप। तो आप देखोगे जो पार्टनरशिप होती है उसका मेन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन। इकोनॉमिक डायमेंशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन से किया पार्टनरशिप। जबकि दोस्ती में क्या होती है दोस्तों, सुरक्षा के साझे खतरे होते हैं, सामरिक होती है। आप याद रखना, दोस्ती में मेन पार्टनरशिप ऐसी होती है सामरिक, स्ट्रेटजिक। मेन यहाँ पार्टनरशिप होती है स्ट्रेटजिक दोस्ती में। लेकिन लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है भाई, देखो जिस दो बिजनेस है, दो बिजनेस पार्टनर है, वो दूसरे को झगड़े में एक साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन अब बिजनेस साथ साथ चल रहा है, इस बात पे कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों दोस्ती, दोस्ती तो लाभ और घाटे के सिद्धांत पे नहीं होती है। दे भाई यार में तो कुछ कुछ चीजें बातें चलती है, मेरा लाभ के कोई मामला बनता नहीं, फिर भी थोड़े मामले अलग हो जाते हैं। इसलिए एक होता है पार्टनर, एक होता है दोस्त, दूसरा होता है एडवर्सरी, विरोधी। दूसरा होता है विरोधी। इसलिए देखो दोस्तों, और सब कुछ राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होता है। इसलिए कई बार आप देखोगे चाइना हमारा पार्टनर हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो हमारा दोस्त नहीं है। कई बार आप देखोगे कई ऐसे देश हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, दे आर आवर पार्टनर, लेकिन अभी दोस्ती थोड़ी दोस्ती बाकी है, क्योंकि अभी सामरिक संबंध धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे और हम करते भी हैं, पार्टनर को दोस्त बनाना, दोस्त को और अच्छा दोस्त बनाना, यही हमारा पूरा प्रोसेस होता है। और इसलिए विरोधी, अब विरोधी कह लो या दुश्मन कह लो बच्चों, दुश्मन को तो कई बार हम यूज़ नहीं करते। इसलिए आप देखोगे पार्टनरशिप हमारी किसके साथ है, कई बार बहुत सारे दुनिया में देश हैं जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है। जैसे कुछ मिलाकर आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया, कुछ मिलाकर कह सकते हो कि चाइना के साथ भी। चाइना के साथ तो इकोनॉमिक कॉपरेशन चल ही रहा है। अब देखो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत बड़ा है, इकोनॉमिक कॉपरेशन थोड़ी चाइना के साथ हमारी चल रहे हैं। अब इसी के साथ तो देखोगे विरोधी एडवर्सरी का मतलब है यहाँ हितों का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या हितों का टकराव है जहाँ सीधे संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों देखोगे इसीलिए सच मानो एडवर्सरी चाइना, चाइना इज आवर एडवर्सरी, पाकिस्तान इज आवर एडवर्सरी, ये हमारे एडवर्सरी है। अब जब चूंकि जानते हो दोस्तों फॉरेन पॉलिसी में सीधे ये तो नहीं कहा जाता दुश्मन को ही है, लेकिन है तो है भाई, ये तो एडवर्सरी है ही, हमारे विरोध में काम करते हैं। अब जो भाई देखो दोस्तों, जो हमारी ज़मीन पे दावा करेगा वो विरोधी ही तो होगा। अब जो कहेगा कि भाई अपना ज़मीन ही दे दो, घर दे दो, यार तो फिर ऐसी दोस्ती तो नहीं चलती, फिर एडवर्सरी होगी। इसीलिए संबंध एक जैसे नहीं होते। और सच मानो पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ही नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पाकिस्तान के साथ हमारे बड़े क्रिटिकल मामले हैं। पाकिस्तान के साथ ना कोई समय रेल लिंक है, ना कोई एयर लिंक है, अब पता नहीं किसी सीमा चली आई। जरा सोच के देखो, इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में सीमा हैदर का भारत में आ जाना, ये भी कमाल का रिलेशन है। उसका तो उस महिला को तो बड़ा सम्मान देना चाहिए। इसलिए हर किस्म के संबंध हमारे साथ एक जैसे नहीं होते, और एग्जामिनर उन संबंधों को ज़्यादा पूछना चाहता है जहाँ थोड़ी सी मित्रता ज़्यादा होती है, तो अलग अलग रिलेशन बन जाते हैं। अब सवाल ये है, इसका मतलब है कि और ये सारे राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनते हैं, तो हर देश का महत्व एक जैसा तो होता नहीं। अब आप भी देखो दोस्तों, कुछ दोस्त आपकी अच्छी श्रेणी में है, कुछ एक साथ गहरी मित्रता है, आप ऐसे कह लो जो हमारे मित्र हैं उनके साथ हमारे गहरे संबंध हैं, जो पार्टनर हैं वो थोड़ा सा कम गहरे हैं, शैलो हैं, और जो विरोधी हैं वो टकराट में है। तो एडवर्सरी चाइना, और कई बार ऐसा होता है आजकल मालदीव हमारा एडवर्सरी बनता जा रहा है। भाई बच्चों देखो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त,
दोस्त का दोस्त दोस्त और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। अगर देखो मालदीव, अगर मालदीव चाइना के पास जा रहा है तो स्वाभाविक रूप में भाई हमारा चाइना दुश्मन है, तो दुश्मन को ही हम लिखते हैं विरोधी, एडवर्सरी। दूसरा लिखते हैं पार्टनर, जिनके साथ इकोनॉमिक बेस हो तो आप कह सकते हो चाइना के साथ हमारी थोड़ी पार्टनरशिप भी है, यदि कॉम्प्लेक्सिटी है। अब यही दुनिया कॉम्प्लेक्सिटी है, चाइना के साथ हमारा ट्रेड भी है। सऊदी अरेबिया के साथ पार्टनरशिप है, कतर, कुवैत, इन सब के साथ पार्टनरशिप है, कतर, कुवैत, इन सब के साथ पार्टनरशिप है। तो इसी संबंध कहीं भी, कहीं आपको लाई दिखेगा, कहीं मित्र दिखेगा, कहीं एडवर्सरी दिखेगा, ये 3 दिखेंगे। दूसरी बात, अब सवाल अंतिम बात है, बेसिक बातों में सवाल अंतिम है दोस्तों। अब हम स्वाभाविक रूप में समझ पाए कि आईआर में ऐसे शब्दों क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, किसको मित्र कहा जाए, दोस्त कहा जाए, पार्टनरशिप कहा जाए, यही पूरा आईआर सोच लो है। लेकिन अब एक अगला सवाल है, इसे आपके भी जी दोस्तों आप जरा सोच लेना, आपके मित्र कौन है। अब आप अपनी सूची बना लेना। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमारा विरोधी कौन है, हमारा पार्टनर कौन है और हमारा दोस्त कौन है। तो आप जरा सोच के देखो, दोस्त पार्टनर हो जाता है तो दोस्त तो पार्टनर हो ही सकता है, लेकिन पार्टनर दोस्त हो जाए जरूरी नहीं है। तो इससे कहा भी जाता है भाई दोस्ती बना के रखो बच्चों। अब जरा इसी बात को लो, अब थोड़ा हम आगे बढ़े और ये देखें कि आखिर में ठीक है संबंध तो बनाना है, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। लास्ट में कुछ और शब्द आपको बता दें जहाँ पे इस बात को आपको आगे बढ़ा दें। फिर लास्ट में एक शब्द और जरा आपको याद दिला दें। लास्ट में शब्द ये है कि आखिर में लास्ट टर्म, उसके बाद हम फॉरेन पॉलिसी और डेवलपमेंट पढ़ लेंगे। लास्ट टर्म बच्चों ये है कि आखिर में विदेश नीति में किसी भी देश को कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड विद आवर स्ट्रेटजी। तो आप कहोगे सर कि अरे राष्ट्रीय हित होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दोस्तों उसके लिए 2-3 शब्द का प्रयोग होता है। पहला होता है आदर्शवाद, यानी या तो विदेश नीति की रणनीति कैसी होगी, वादी होगी। आइडलिस्ट, अब आप आदर्शवादी कह लो, आइडलिस्ट कह लो, नैतिकतावादी कह लो, मॉरलिस्ट कह लो। तो हमारी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए बच्चों, कई बार नैतिकतावादी, आइडलिस्ट, मॉरलिस्ट। तो देखो, क्योंकि पर्पस तो एक ही है, याद रखना, संबंध बनाने का एक ही पर्पस है, राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना। मैक्सिमाइजेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज अ प्राइमरी गोल ऑफ अ रिलेशन विथ नेशन स्टेट। हम राज्यों के हित को बढ़ा पाए, इसलिए दोस्तों हमारा हित क्या है, हमारा व्यापार बढ़ जाए, हमारे वेपन्स अच्छे आ जाएं, यही तो इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे हित अगर अच्छे बढ़े, व्यापार अच्छा बढ़ जाए, ऊर्जा की हमें तेल सस्ते मिल जाए, ये हमारे इंटरेस्ट है। इसी इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। पहली की स्ट्रेटजी इसे कहते हैं आइडलिस्ट। आइडलिस्ट का मतलब है बच्चों, देखो जहां पर विदेश नीति में, आइडलिस्ट फॉरेन पॉलिसी कैसी कहलाएगी, जहां विदेश नीति में शांति, पीस, कोऑपरेशन, सहयोग, और अंतर्राष्ट्रीय विधि, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन किया जाए, जिसे आजकल कहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यानी हम नियम आधारित विश्व का समर्थन करें बच्चों। वी मस्ट सपोर्ट रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। हमें रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, आदर्शवादी नीति। इसलिए बच्चों देखोगे हम आगे जब फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, नेहरू आदर्शवादी, गांधी आदर्शवादी। नेहरू और गांधी आदर्शवादी थे। अब गांधी बाबा को लगता था कि, इसलिए कहा भी जाता है दोस्तों कि एक लाठी लेकर इतने बड़े साम्राज्यवादी शासन को भगा दिया। जब एक लाठी लेकर इतने बड़े साम्राज्यवादी शासन को भगा दिया, इसलिए देखोगे हमने कौन सी फॉरेन पॉलिसी अपनाई, पीस की। इसका मतलब ये है, अगर ये आदर्शवादी नीति है दोस्तों, आपके पड़ोस में हो सकता है कोई बड़ा आदर्शवादी व्यक्ति हो सकता है मेरे बच्चों में बड़े सारे आदर्शवादी हो, नैतिकतावादी। कि मान लो पड़ोसी कह रहा है भाई ये जमीन मेरी है, पड़ोसी के साथ
पड़ोसी का रहा है, ये बगीचा मेरा है, तो कोई बात नहीं भाई, आओ चलो कर लेते हैं। लेकिन अब दोस्तों, अब इसका कोई लिमिटेशन तो है नहीं, पड़ोसी कह दे गर्लफ्रेंड भी मेरी है, अब ये बड़ा लफड़ा हो जाता है। मेरे बच्चों, इसीलिए आप देखोगे नेहरू नेहरू बड़े शांति प्रिय व्यक्ति थे, और नेहरू कैसी दुनिया बनाना चाहते थे जो नियमों पे चले दोस्तों। क्योंकि देखो, दुनिया के दो तरीके, एक तो बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं, गांधी जैसे, दे पीस लवर, और चाहते दुनिया में शांति हो। लेकिन सवाल ये है, अब जरा सोच के देखो बच्चों, अगर शांति स्थापित करोगे तो बगल वाला शांति स्थापित करे तब तो मामला बनेगा। गड़बड़ी तो ये है, शांति की बात तो देखो, ह्यूमैनिटी में शांति होना चाहिए, लेकिन सवाल है बच्चों, हम शांति की स्थापना करते जाए और पड़ोसी हमारी जमीन ही हड़प ले, यही तो गड़बड़ी आती है। इसलिए याद रखो, फॉरेन पॉलिसी में नेहरू ने जब कोशिश की, नेहरू कई लोगों ने बताया, खासतौर पर सरदार पटेल ने कहा था, नेहरू जी देखो, आप आदर्शवादी फॉरेन पॉलिसी मत अपनाओ, देश आजाद हो गया। और नेहरू दुनिया के सामने गए, नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बोल दिया, पूरी दुनिया से परमाणु हथियार हटा दिया जाए, पूरी दुनिया में शांति की स्थापना होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी रूप में काम करेगा। और जबकि आप देखोगे कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया में तमंचे पे डिस्को चल रहा था, पूरी दुनिया में लोग हथियार लेने को मारामारी थे, हथियार बढ़ा रहे थे, वेपन्स बढ़ा रहे थे। अब जरा सोच के देख लो, आपके पूरे मोहल्ले में, यानी नेहरू कैसी दुनिया की बात कर रहे थे जहां पूरे मोहल्ले में सब लोगों ने तमंचे खरीद रखे, और हम क्या करें, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अरे बच्चों, अब जरा सोच के देख लो, हो सकता है उसी चक्कर में गड़बड़ा जाए मामला। इसलिए कहा भी जाता है कि हम चीन की आकांक्षाओं को नहीं समझ पाए। अरे नेहरू अच्छे थे, इसमें कहाँ दो राय है बच्चों, नेहरू तो अच्छे थे ही, जैसे आप लोग अच्छे हो। लेकिन मेरे बच्चों, दुनिया भी आप जैसी हो जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए आप देख रहे हो, आदर्शवादी नीति में एक चैलेंज आ रहा है। इसलिए बच्चों देखोगे, अब आदर्शवादी दुनिया कैसी है, जैसे नेहरू ने अपनाया। लेकिन जरा सोच लो, अब अगर यही आदर्शवादी नीति अपनाए तो सवाल ये है बच्चों, मैं तो गांव गया, और याद रखो, गांव में तो एक एक से लोग आईआर की चलती फिरती किताब है, और दो लोगों के बीच जमीन का झगड़ा था, और मैंने कहा ऐसा है भाई, जमीन का झगड़ा क्यों कर रहे हो, अरे 1 फीट मांग रहा है, उसको दे दो यार, खत्म कर लो झगड़ा। करना सर आप नहीं जानते। मैंने कहा बताओ क्या नहीं जानता। उन्होंने कहा सर, आज 1 फीट मांग रहा है, 1 फीट दे देंगे, कल पूरी जमीन मांगेगा। तो बच्चों, यही प्रॉब्लम है। इसलिए अब हम अपने हितों को पूरा कैसे करें, एक तरीका आदर्शवादी, सहयोग करें, शांति की स्थापना करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के पास जाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें, बातचीत की बात करें। लेकिन सवाल यह है, दुर्भाग्य है बच्चों, अगर हम बातचीत की बात करते हैं, शांति की बात, सहयोग, तो लोग सोचते हैं कि ये तो कमजोर है। और मेरे बच्चों, याद रखना, अगर आपको लगता है कि आपको बचाने का भी, अब यही देखो गड़बड़ है मामला। यकीन मानो, 1962 में चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया था, और हमें बचाने एक देश भी नहीं आया बच्चों, और हमें बड़ी फजीयत हुई। अब इसीलिए इसीलिए जब कहते हैं कि दुनिया में हथियार खत्म हो जाना चाहिए, साम्राज्यवाद खत्म हो जाए, उपनिवेशवाद खत्म हो जाए, यार ये बताओ, अरे सीधी सी बात है, दुनिया में क्या शांति हो उससे मतलब है, या हमारी शक्ति बढ़े उससे मतलब है। बच्चों, दुनिया के दो रास्ते हैं, एक शांति का रास्ता है, और एक पावर का रास्ता है, एक न्याय का रास्ता है, एक शक्ति का रास्ता है। ये दो रास्ते हैं। जब आप जीवन में देखते हैं, दो प्रकार के रास्ते हैं, एक न्याय का है, एक सहयोग का है, और एक शक्ति का है। मेरे बच्चों का जो रास्ता, जो दुनिया में शक्ति का रास्ता है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। आईआर में शब्द का प्रयोग होता है
आयार्मिक शब्द का प्रयोग होता है रियलिस्ट, यानी जरा सोच के देखो, जो यथार्थवादी। यानी बच्चों, ये दुनिया जंगल के नियम जैसी है। अगर कमजोर होगे तो पिट जाओगे, लुट जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा बच्चों। बस हाँ, इतना पड़ोसी जरूर कहेगा, जब कोई कोई शक्तिशाली आदमी होगा, जरा सोच के देखो, अरे गांव का प्रधान कौन होता है? शक्तिशाली आदमी। देश का प्रधान कौन है? शक्तिशाली आदमी। दुनिया का प्रधान कौन है? शक्तिशाली आदमी। और हम न्याय नैतिकता की किताब लिए फिर रहे हैं। और मेरे बच्चों, बस इतना जरूर होगा, मान लो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को पीटने लगे तो कमजोर आदमी पिटेगा। ये जरूर हो सकता है कि मेरा पड़ोसी इतनी बात कह दे, दोनों हाथ दोनों जेब में अपने हाथ डालकर कहे बहुत बुरा हो रहा है, इसको नहीं पिटनी चाहिए। अरे मेरे बच्चों, ये कहने से आप बच जाओगे? इसे एक बात याद रखना, यथार्थवादी लोगों की सोच अलग है। और अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? यथार्थवादी। यथार्थवादी क्या कहते हैं? भैया पहले शक्ति चाहिए, पहले पावर चाहिए, ये न्याय नैतिकता ये सब बातें कहने को है। समर्थ को नहीं दोस्त गुसाई दोस्तों। अरे मेरे बच्चों, जंगल का सबसे सीधा पेड़ पहले कटता है। तुलसीदास ने कहा था, वक्र चंद्रमा ग्रसव न राहु। याद रखना, अगर चंद्रमा टेढ़ा होता है, राहु इसको नहीं छूता। इसलिए मेरे बच्चों, हमारे बच्चे आजकल एक बड़ी नैतिकता पढ़ के, मैं फिर कहा नैतिकता, नैतिकता दुनिया चलती नहीं। अब बच्चों को जिन बच्चों ने एथिक्स पढ़ा होगा, उनकी दिमाग बार बार नहीं रहे, नैतिकता दुनिया चलती कहाँ है बच्चों। अरे अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ, परिवार में हमें कहा जा रहा है, अगर गांव का लोग कहते हैं यह तो बड़ा अच्छा लड़का है, ये समझ लो तुम्हारी फिर कमी है। अगर पूरा गांव का आदमी कहे नहीं ये बहुत खुराफाती, इससे पंगा मत लेना, तब समझ लो तुम सही दिशा में जा रहे हो। मेरे बच्चों याद रखो, नंगा खुदाई से बड़ा होता है, नंगा खुदाई से बड़ा होता है। और मेरे मोहल्ले में एक आदमी था, उससे कोई झगड़ा नहीं करता था क्योंकि बहुत नंगा था वो। इसलिए मेरे दोस्तों, पुतिन नंगा ही तो है, कौन बोल पा रहा है? पुतिन ने कहा, अगर मेरे सामने कोई आएगा, याद रखना परमाणु बम है, उड़ा दूंगा। अब शांति का नगाड़ा पीटते रहो। वहां कई कई लोग शांति का नगाड़ा चला रहे हैं बच्चों, कि प्रेम से बोलो, जय माता दी, ऐसे दुनिया चलेगी। अरे मेरे बच्चों, इसीलिए जिम जाओ, चक्कू रखो, मंचा रखो, ये सब नहीं, शांति सहयोग भाईचारा। कई लोग कहते हैं बातचीत से हल हो जाएगा मामला, लो बातचीत से हल हो जाएगा। अरे बिना ताकत दिखाए, बिना भय दिखाए दुनिया में कोई मामला हल होता है बच्चों? बातचीत से मामला हल हो जाएगा, कमाल की बात है। रूस को कितने लोग बातचीत समझाने में तुले हुए हैं, हल हो रहा है मामला। रूस कह रहा है मैं इसको बिल्कुल नस्त नाबूद कर दूंगा। यही दुनिया की बात है बच्चों, जितनी जल्दी सीख लोगे उतना अच्छा फायदा रहेगा। मेरा काम तो बताना है, मानना न मानना तो बच्चों का काम है। क्योंकि इथिक्स का फितूर खत्म हो जाना चाहिए जीवन में। क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि आप देख लो, यानी आपको क्या बनना है? यथार्थवादी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हमें शक्ति चाहिए, और हमारी सुरक्षा अपनी, हम सुरक्षा हमारा अपना दायित्व है। सिक्योरिटी इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुरक्षा हमारा अपना दायित्व है। सिक्योरिटी इज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, अगर आप दोस्तों के बूते पर लड़ाई करोगे तो पीटोगे पक्का। और जो मेक फिलॉसफी याद रखना, अपना हाथ जगन्नाथ। अपने ऊपर भरोसा करना, और पता चला कहीं जाए पंगा ले लिए और सोचे दोस्त आता होगा, पीटे जाओगे तब दोस्त आएगा और फिर पूछेगा कहाँ गए। इसलिए मेरे बच्चों, कई लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं, पुलिस कुछ नहीं बचाएगी। अपने पास तमंचा रखो, पावरफुल रखो, गैंग बना के चलो, मजाले को आंख दिखा देगा। और मेरे बच्चों, क्योंकि जीवन में यही पावर का रास्ता है, प्यार अर्जित करो, ऐसे पावरफुल लोगों के साथ रहो, गठबंधन बना के चलो, अपने आप दुनिया डरेगी। इसे फॉरेन पॉलिसी में दो तरीके हैं। फिलहाल अभी की जो देखो, एक समय था, कई बार उतार चढ़ाव होता रहता है। नेहरू आदर्शवादी पॉलिसी अपनाते थे,
इस समय की पॉलिसी यथार्थवादी दिखती है, लेकिन ये बात जरूरी है, दोनों का मेन पर्पस तो एक ही है, दोनों का पर्पस तो यही राष्ट्रीय हितों को पूरा करना। इसलिए बच्चों, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तरफ सम्राट किल्विस, दूसरी तरफ शक्तिमान। मेरे बच्चों, आपको क्या बनना है? आपको सम्राट किल्विस बनना है। शक्तिमान उजाला उजाला फैलाने की कोशिश मत करना। और इसलिए याद रखो, इसलिए मेरे बच्चों, गांव की कहावत है कि गरीब की लुगाई पूरे गांव की भौजाई होती है। गरीब की लुगाई को सभी लोग छेड़ते रहते हैं, क्यों? पावरफुल, कमजोर आदमी है। और इसलिए बच्चों, कमजोरों के जीना पाप है। और इसीलिए ये जंगल, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है बच्चों, ये जंगल का नियम है। जंगल में शेर रूल करता है, शेर, याद रखना। और इस दुनिया के शेर क्या है? अमेरिका, रसिया। पावर गेम है। अरे बच्चों, देख लो, दुनिया में पावर गेम चलता है। अब किताबों में तुमने पढ़ा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापित कर क्या कर पा रहा है यूक्रेन में? इसराइल फिलिस्तीन को पीट रहा है, दुनिया में कोई क्या कर पा रहा है? यही दुनिया का सिद्धांत है, चाहे तो हमारे मोहल्ले में हो, चाहे राष्ट्र में हो। और देखो, मोदी जिसको चाहे उसको खूब चमले ले रहे हैं। तो बच्चों, ये फॉरेन पॉलिसी के दो तरीका है, यथार्थवादी और आदर्शवादी। इसका मतलब आप कहोगे अच्छा सर, इसका मतलब है कि अब तमंचा लेकर हमें लेना पड़ेगा, अब तो हमें चक्कू लेना पड़ेगा। अब फॉरेन पॉलिसी में कौन सा रास्ता अपनाया जाए? आप कहोगे इसका मतलब सर, नेहरू का रास्ता गलत था। और आज की विदेश नीति केवल शक्ति की बात करती है, सुरक्षा की बात करती है, वेपन्स की बात करती है। नहीं, इसीलिए देखो, हमने परमाणु बम बनाया। अरे दोस्तों, परमाणु बम क्यों बनाया? लेकिन ये बात याद रखना, यथार्थवाद का जीवन में सीधा सा मतलब है, हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं। यथार्थवाद का मतलब है, जैसी परिस्थितियां आएगी वैसे अपने आप को बदल लूंगा मैं। यानी जो जिसे आम भाषा में कहते हैं आप अवसरवादी, वही यथार्थवाद है। यानी यथार्थवाद का मतलब है, जैसी परिस्थितियां आएगी मैं बदल लूंगा, जैसे समय आएगा बदल लूंगा। जीवन में कोई सिद्धांत थोड़ी होता है दोस्तों, जीवन में कोई सिद्धांत नहीं होता। लेकिन आप कहोगे सर, ये बताओ, का मतलब है इसमें से कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है, ये वाला? आप कहोगे बच्चों, ये आप कहोगे सर, इसका मतलब हम तमंचा ही रखे रहे, बंदूक रखे रहे, इससे राष्ट्रीय हित पूरे होंगे। अब कल जाके चीन से टकरा जाएंगे, तब तो कई बार लड़ाई में मामला घाटा हो जाए। लेकिन याद रखना, यथार्थवादी लड़ने की बात नहीं करते बच्चों, डिप्लोमेसी है। फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तमंचा रखना है, लड़ना नहीं है, क्योंकि तमंचा रखना ही पर्याप्त हो जाता है। याद रखना, अगर तमंचा लेके चलना शुरू कर दिए, ऐसे ही कोई आदमी हाथ नहीं लगाएगा। और राम नामी दुपट्टा पहन के चल रहे हो तो समझ लो, फिर कब दुपट्टा खिंच जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए भगवान आपको नहीं बचा पाएंगे मेरे बच्चों, पावर बचा पाएगा, बंदूक बचा पाएगी, इसे बंदूक रखो। लेकिन देखो, हकीकत की बात है, ये दो रास्ते हैं जीवन में चलने के, एक शेर वाला रास्ता है, दूसरा संत वाला रास्ता है। और हकीकत की बात यह है बच्चों, कई बार दोनों काम करता है। यानी कई बार धमकाइयाँ चमकाइयाँ भाग जाइए, कई बार मल्टीपल तरीके आते हैं। इसलिए बच्चों, जेब में चक्कू रखो तो कैडबरीज भी रखो। अब मान लो कोई दोस्त है, मैंने कह दिया कि भाई अपने हितों को पूरा करना है, चक्कू ही दिखा देना। कोई दोस्त है, चक्कू दिखा दिया, भाग गया। इसलिए याद रखना, कौटिल्य ने कहा था, राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के कई तरीके हैं, साम दाम दंड भेद। इसलिए जरा सोच के देखो, चाइना क्या कर रहा है? पैसा दे दे के दोस्त बना रहा है। इसलिए आप याद रखना, अरे झगड़ा करके ही मामला नहीं बनता, चाइना का प्रभाव बढ़ता है जरा पैसा दे दे के। इसलिए मेरे बच्चों, ये कोई रास्ते नहीं है। आपको जहाँ जरूरत हो थोड़ा किसी को कैडबरीज खिला दो, पैसा देखो। जरा सोच के देखना, गांव के प्रधानी का चुनाव लोग कैसे जीत जाते हैं? पैसा दे के, पैसा देना शुरू कर दिया। इसीलिए हमें प्रैग्मेटिक होना चाहिए। कोई एक रास्ता पर्याप्त नहीं है। जब जरूरत हो तो शांति, अब जब जरूरत हो तो वॉर, दोनों तरीके अपनाने के लिए तैयार होना चाहिए। और इसीलिए किसी भी देश की विदेश नीति बच्चों न तो विशुद्ध रूप में आदर्शवादी होती है और न विशुद्ध रूप में यथार्थवादी, दोनों का मिला जुला रूप होता है। इसलिए आप देखोगे, एक तरफ हम लोकतंत्र की बात करते हैं, नियम आधारित विश्व की बात करते हैं,
यूक्रेन में शांतिपूर्ण संबंध की बात करते हैं, दूसरे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देते हैं। जरा ध्यान रखना, शांति की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद अग्नि का परीक्षण किए जा रहे हैं। अग्नि मतलब मिसाइल। इसलिए बच्चों, फॉरेन पॉलिसी में हमेशा क्या अपनाया जाता है? दोनों का मिला जुला रूप। फॉरेन पॉलिसी में दोनों का मिला जुला रूप, और दोनों के मिले जुले रूप को कहते हैं प्रैग्मेटिक नीति। दोनों के मिले जुले रूप को ही प्रैग्मेटिक पॉलिसी के रूप में जानते हैं। यही है प्रैग्मेटिक नीति। ये प्रैग्मेटिक नीति कहलाती है। इसका मतलब बच्चों, एक ही रास्ता पर्याप्त नहीं है। प्रैग्मेटिक नीति का मतलब है एक ही रास्ता पर्याप्त नहीं है। प्रैग्मेटिक नीति का मतलब है कभी आपको आदर्शवादी तरीका अपनाना पड़ सकता है, कभी आपको यथार्थवादी तरीका अपना सकता है। दोनों तरीके अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। यह है प्रैग्मेटिक नीति। इसलिए एक बात याद रखो, कई बार किसी को धमकाना पड़ता है। श्रीलंका को कई बार धमकाया भी, लेकिन पैसा भी दे दिया। श्रीलंका आर्थिक संकट में आया था, पैसा दे दिया। लेकिन हमने कहा भाई देखो, चीन का जहाज यहाँ नहीं आना चाहिए। श्रीलंका ने कहा ना भाई, कसम खाते हैं चीन का जहाज यहाँ बिल्कुल नहीं आया। हम कहा दोस्त, याद रखना। इसलिए दोस्तों, आपको ही प्रैग्मेटिक होना चाहिए। अगर किसी से नोट्स लेना है तो उसको 2-4 टॉफी खिला दो, तो खूब तारीफ कर दो, भैया आप तो यार बड़े अच्छे आदमी हैं। अब पता है किसी से नोट्स लेना है और आपने यथार्थवादी नीति अपनानी शुरू कर दी, चक्कू लेके दौड़ना शुरू कर दिया, तो नोट्स जो मिलना है वो भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, ये प्रैग्मेटिक का मतलब होता है यथार्थवाद और आदर्शवाद का मिला जुला। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। तो इसलिए शाम का मतलब सुबह शाम वाली बात नहीं है। शाम परिवेश कभी शांति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। काम कभी पैसा दे के संबंध ठीक कर लो। भेद कई बार अगर मान लो पड़ोसी बड़ा शक्तिशाली है तो पड़ोसी घर में आग लगा दो, मतलब सास बहू में झगड़ा करवा दो, भेद करवा दो। और लास्ट में कोई ऑप्शन ना मिलता हो तो वारे वारे के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ये फॉरेन पॉलिसी को देखने का एक बेसिक तरीका है। यहाँ हमने बेसिक शब्दावलियों को पूरी कर दी। बाकी कुछ चीजें आएंगी तो बीच में आपको बताते रहेंगे। तो आपको याद दिला दें बस। हाँ, एक लास्ट में एक शब्द और बता दें, जिसे कहते हैं भू राजनीति। एक शब्द और बता दें, आइए, बार बार यूज होता है, जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर हम भारतीय विदेश का विकास देखेंगे, फिर संबंध देख लेंगे। एक शब्द आपको और बता दें, यानी अब हमें ये पता हो जाना चाहिए यथार्थवाद क्या है, आदर्शवाद क्या है, प्रैग्मेटिक है। अब हमें पता चल गया सामरिक हित क्या है, राजनीतिक हित क्या है, आर्थिक हित क्या है। यही संबंधों का फाउंडेशन है। हम इसी आधार पर देखते हैं कि हमारा पार्टनर कौन है, विरोधी कौन है और मित्र कौन है। तो आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बता दें कि जो हमारा यानी पार्टनर कौन है, मित्र कौन है और एडवर्सरी कौन है। अब एक श्रेणी बदलती रहती है बच्चों। कई बार 1971 में अमेरिका हमारा विरोधी था, आज हमारा दोस्त हो गया। तो दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं होता। कभी नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे, आज बीजेपी के साथ है। यही तो प्रैग्मेटिक है। दुनिया बदलती रहती है, तो मित्र शत्रु की श्रेणी एक जैसी नहीं होती, इसलिए हमें बदलना पड़ता है। तो कई लोग तो कहते हैं ना, प्राण जाए पर बच्चन न जाए, हम नहीं बदलेंगे। अरे बच्चों, और अच्छा, कई लोग कहते हैं अरे वो बदल गया। अरे बदलेगा नहीं तो कैसे जिएगा मेरे बच्चों? बदलना ही चाहिए। जीवन का मतलब है बदलना। अच्छा, दूसरी बात, अब लास्ट में एक शब्द और बता दें, जियो भू राजनीति, जिसका आईआर में बहुत यूज होता है। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट पर आ जाएंगे। एक शब्द और आपको बता दें, भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स का मतलब क्या है। ये शब्द बार बार आपके आईआर में जब भी पढ़ेंगे आएगा। अच्छा, बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी तो जरूर ये देखा होगा। और बच्चों, तो जियो पॉलिटिक्स का सीधा सा मतलब है
कि भौगोलिक कारक विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, हाउ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स impact or shapes the foreign policy. How geographical factors shape the foreign policy. यही है जियो पॉलिटिक्स बच्चों। अब भौगोलिक कारक में क्या होगा, इसका मतलब होता है, आप जानते हो जोग्राफिकल फैक्टर बहुत बड़ी इस मात्रा में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल जोग्राफिकल फैक्टर नहीं होते बच्चों, फॉरेन पॉलिसी को शेप देने में बाकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जोग्राफिकल फैक्टर हो सकता है। तो अब वैसे भी आप देखोगे जोग्राफी का बड़ा फर्क होता है। कैसे? हाउ जोग्राफिकल फैक्टर शेप द फॉरेन पॉलिसी। अरे मेरे बच्चों, कभी लोगों का कद-काठी देख लो, पूर्वोत्तर के लोग अलग होते हैं, पंजाब के लोग अलग दिखते हैं, हरियाणा के लोग अलग दिखते हैं, ये जोग्राफिकल फैक्टर ही तो है। सच मानो जैसे मिट्टी का रंग होता है वैसे लोगों का रंग होता है। पहाड़ पे लोगों का कद-काठी अलग होती है, प्लेन पे अलग होती है, ये जोग्राफिकल फैक्टर्स है। और मेरे बच्चों, राष्ट्र का निर्माण क्या होता है, लोगों से मिलकर बनता है, लोग ज्योग्राफी से प्रभावित होते हैं। इसलिए इसे हम, यानी भौगोलिक कारकों का विदेश नीति पर प्रभाव जियोपॉलिटिक्स है। अब कौन से भौगोलिक कारक, ऐसे कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं? तो देयर मल्टीपल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। भौगोलिक कौन से कारक हैं ऐसे? देयर मल्टीपल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। कौन बच्चे? जैसे देश का आकार, साइज ऑफ अ नेशन, लोकेशन, अवस्थिति। एक तो आकार, अवस्थिति। अवस्थिति के आधार पे क्या बनता है, लोकेशन के आधार पर क्या बन जाता है, बफर स्टेट। बफर राज्य, और भूमि आबद्ध राज्य, लैंड लॉक स्टेट। ये सब जोग्राफी, आकार है, साइज है, अवस्थिति है। अब अवस्थिति में स्वाभाविक रूप में समुद्र की अवस्थिति भी आ सकती है। वह अवस्थिति का मतलब होता है बड़े सारे फैक्टर, बफर स्टेट होता है, लैंड लॉक होता है, और भौगोलिक कारक ये भी है, क्या वो देश ऊंचाई पर स्थित है, हाइट, या प्लेन पर है, या समुद्र किनारे है, इधर कोई ऊंचाई की जमीन है, समुद्र किनारे, सबका जोग्राफिकल फैक्टर्स है। इसलिए बच्चों देखो, जोग्राफिकल फैक्टर फॉरेन पॉलिसी को शेप देते हैं, याद रखना। अब इसलिए जियो पॉलिटिक्स की बात हम बार बार करते हैं, और बार बार ये भी आप, जियो पॉलिटिक्स में नहीं कह रहा हूँ कि केवल भूभाग ही करते हैं, कोई इकोनॉमी भी है, पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस भी है, लेकिन जोग्राफिकल फैक्टर्स का एक एग्जाम्पल आता है। अब बच्चों देखोगे कैसे आता है। अब देखो, अब साइज क्या मतलब है, भूटान, नेपाल। अरे मेरे बच्चों, एक एक से दुनिया में देश है जिनकी आबादी ही 1 लाख है, 2 लाख है। ऐसे देश कभी महाशक्ति नहीं बन सकते, याद रखना। अरे मेरे बच्चों, जिसका आकार ही खली, जैसे इंडिया देखो, 140 करोड़। बहुत ध्यान से देखना, दुनिया में 5 बड़े देशों का एग्जाम्पल आप याद करो जिसको आप मेजर पावर समझते हो, अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया। एक कॉमन फैक्टर देखोगे, ज्योग्राफी बड़ी है। अरे मेरे बच्चों, जब इसका मतलब है जिसका अब खली है, कद-काठी बड़ा है, एक कद-काठी बड़ा है, किसी के पीछे थोड़ी चलेगा। अब खली और राजपाल यादव को बराबर तो कर नहीं सकते,
इसलिए हमारे यहाँ रवांडा, बुरुंडी, हैती, पनामा, ये सब क्या है? राजपाल यादव। दोस्तों ज्योग्राफी में है। अब आप सोचो कि भूटान कभी महाशक्ति बन जाए? नहीं बन सकता। 5 लाख, 5 से 6 लाख की आबादी दोस्तों, क्या नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा, क्या करेगा? अरे ज्योग्राफी बड़ी है, संसाधन बड़ा होगा। ज्योग्राफी बड़ी है, लोग बड़े होंगे। ये ज्योग्राफी बड़ी है तो आर्मी अपने आप बड़ी हो जाएगी, याद रखना। इसे कहा जाता है, इसलिए जब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, इंडिया मेजर पावर है, अली जैसा आकार है इंडिया का। इसे कहा भी जाता है कि फॉरेन पॉलिसी तो आकार में ही अंतर्निहित होती है। इवन फॉरेन पॉलिसी लाइज इन द साइज ऑफ स्टेट। अब छोटा राज्य होगा, बेचारा क्या करेगा वो? आपको पता है इंडिया में लगभग 130 देशों के एम्बेसी हैं। यानी किसी के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए हम क्या बनाते हैं? एम्बेसी बनाते हैं, दूतावास। और वाणिज्य बनाने के लिए कॉन्सुलेट बनाते हैं, वाणिज्यिक दूतावास। और किसी इसमें वाणिज्यिक दूतावास का ही हो सकते हैं, कॉन्सुलेट का ही हो सकते हैं। व्यापार के लिए अमेरिका में हम कॉन्सुलेट 4 बना सकते हैं, एम्बेसी एक ही बनेगी। और वो एम्बेसी जब कॉमनवेल्थ के देशों में होती है तो उसे क्या कहते हैं? हाई कमीशन। कॉमनवेल्थ का मतलब है जो पहले ब्रिटेन के अंतर्गत थे, उन लोगों ने मिलकर यूनियन बनाया था। कॉमनवेल्थ देशों में एम्बेसी को हाई कमीशन कहते हैं। अमेरिका का भारत में वाणिज्यिक दूतावास बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली तीनों हो सकता है, एम्बेसी की वो लिखी जगह होगी। वाणिज्यिक दूतावास का मूल काम क्या है? व्यापार। एम्बेसी का मूल काम क्या है? एम्बेसी हमेशा कैपिटल में होती है। मेरे बच्चों याद रखना, साइज और लोकेशन। अब जरा सोच के देखो, बफर राज्य। कई बार ऐसा होता है बच्चों, अगर आप मोहल्ले में ऐसी जगह पे हो जहां अगल बगल 2 शक्तिशाली लोग बसते हैं, तो समझ लो आप तो बीच में दबे, फिर बफर राज्य। अब नेपाल देखो, नेपाल एक बफर राज्य है। बफर राज्य का मतलब है 2 महाशक्तियों के बीच स्थित एक छोटा सा राज्य। तो बफर राज्य कौन है? भूटान, नेपाल। और ये बफर क्यों है? एक तरफ चाइना, दूसरे एक तरफ रे मिस्टीरियो, दूसरी तरफ जॉन सीना, भारत। और बीच में कौन फंस गया? राजपाल यादव, नेपाल। नेपाल बफर स्टेट है। इसलिए अब नेपाल की फॉरेन पॉलिसी हमेशा इन्फ्लुएंस करती है। अब नेपाल समझ नहीं पाता चीन के पास जाए, भारत के पास जाए। और याद रखो, और कई बार नेपाल सोचता है कि चीन और भारत के बीच अच्छे रिलेशन नहीं होने चाहिए। क्यों? नेपाल सोचता है अगर ये दोनों के बीच दोस्ती हो गई तो कल हमें ही आधा आधा न बांट ले। इसलिए दोस्तों ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है। अगर जरा सोच के देखो, भारत के आसपास चीन ना होता, भारत के पास मंगोलिया होता और मंगोलिया की जगह चीन होता, तो हमारे लिए कितनी आसानी होती। इसका मतलब हमारे मोहल्ले में एक बड़ा भारी भरकम आदमी आ जाए फिर तो प्रॉब्लम पैदा कर देगा वो। ये बफर स्टेट है, 2 महाशक्तियों के बीच छोटा सा राज्य। और भूमि आबद्ध का मतलब है, मान लो दोस्तों आपके घर की जो आपके गांव में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो आपके दरवाजे पे जो रास्ता आता है दूसरे के जमीन से आता है, तो गांव वाले जेब में रास्ता ही रोक देते हैं। लैंडलॉक। अब जरा सोचो, नेपाल, भूटान, सेंट्रल एशियाई देश, ये सब लैंडलॉक है। अरे मेरे बच्चों, जो लैंडलॉक का मतलब है आप दुनिया से व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्र से मिलती ही नहीं। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, लैंडलॉक के पास क्या समस्या है? लैंडलॉक का मतलब जो देश अन्य राज्यों के भूभाग से घिरा हुआ है, जिसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती। A state which is not sharing the border with sea। यानी जरा सोच के देखो, अगर आप पूछोगे सर नेपाल के पास कोई समुद्री जहाज है, क्या करेगा जहाज लेकर? और जिसके पास समुद्र नहीं उसके पास नेवी नहीं, जिसके पास समुद्र नहीं उसके पास मछली नहीं, जिसके पास समुद्र नहीं उसके पास व्यापार नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार समुद्र से आता है। इसलिए दोस्तों आप याद रखो, गांव में कभी भी घर बनाओ तो मौके की जमीन होनी चाहिए। ऐसी जगह घर बनवाओ जहां से पूरा मोहल्ला दिखता हो। ऐसी जगह घर बनवाओ जहां से आप कोई रोक ना पाए। ये जियो पॉलिटिक्स है। नहीं पता चला गांव में पीछे जमीन घर बनवा लिया और जब देखो आगे वाला आपको आने जाने को रोक दे रहा है, समस्या है।
इसलिए बच्चों ये जियोपॉलिटिक्स है। और कई बार तो हाइट पे, जरा सोच के देखो, जियोपॉलिटिक्स का मतलब है भूमि आबिद। इसलिए याद रखो, अब आजकल लोग कई बार क्या होता है, छोटे गांव से निकल के बाहर घर बनवा ले रहे हैं, हाईवे पे, सीधा सड़क पे। अरे सड़क पे होगा सीधे आप क्या कोई वाहन चला जाएगा? अब गांव के बीच में है, जब देखो पड़ोसी धमकी देता है कि अपना ट्रैक्टर इधर से मत लाना, तो भैया ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे यार, क्योंकि हम लैंड लॉक हैं। इसलिए मेरे बच्चों, कभी क्लास में बैठो, देख लो कि आगे कोई हट्टे कट्टे आदमी तो नहीं बैठे हैं। इसी क्लास में बैठ गए जहाँ इधर जॉन सीना बैठा है, उधर रेम स्टोरे बैठा है, दोनों चाप देंगे आपको, तो फिर तो गए। इसलिए बच्चों, छोटा देश की अलग समस्या है, अब बड़े देश के अलग चैलेंजेस है। लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखो, इंडिया के लिए जियो पॉलिटिक्स क्या है दोस्तों, क्या कमाल का इंडिया के लिए। जरा जियो पॉलिटिक्स आप देखो, हम तो पूरी दुनिया के सेंटर पर स्थित हैं। अब इंडिया की जियो पॉलिटिक्स जरा देखो, अब कमाल की जियो पॉलिटिक्स है। जरा सोच के देखो, अब भारत दुनिया के चौराहे पर स्थित है। पूरी दुनिया में कोई भी ट्रेड होगा, कोई व्यापार होगा, पश्चिमी एशिया से इधर जाए, इधर से उधर जाए, हम पूरी दुनिया के चौराहे पर स्थित हैं। चौराहे का नाम क्या है? हिंद महासागर। यह है जियो पॉलिटिक्स। वैसे अब अगर पूरी दुनिया में अगर ये हिंद महासागर है, ये जियो पॉलिटिक्स है, तो याद रखना हिमालय भी है, हिमालय भी है, हिंद महासागर भी है, यही सब तो जियो पॉलिटिक्स है। एक तरफ चाइना है और एक तरफ नेपाल है। तो दक्षिण एशिया की जियो पॉलिटिक्स हम पड़ोसी में देखेंगे, तो भारत पड़ोसी देखना है। लेकिन जरा सोच के देखो, इंडिया ऐसा हिंद महासागर में स्थित है, ऐसा लगता है वी शेप का कोई शिप खड़ा हो। दोस्तों, कोई भी इधर से जाएगा, हमारे मोहल्ले से होकर जाएगा। चीन को हमारे मोहल्ले में बार बार आना पड़ता है। और अभी अब देखो क्या फायदा होता है जियो पॉलिटिक्स का। अभी सारे देशों के जहाज को, अभी आपने देखा रेड सी में सारे देशों के जहाज पर हमला करने की कोशिश हो रही है। और याद रखो, हमारे पास इतना बड़ा समुंदर है, हमारे INS ऐरावत, INS सिंधुदुर्ग, यानी हमारे हमारे सारे इधर उधर जहाज टहल रहे हैं। इधर कोई जहाज फंसता है, अभी जापान का जहाज आया था, सोमालिया के डाकुओं ने लूट लिया। सोमालिया ने फ़ोन किया, भाई हमें फ़ोन किया, भाई कहाँ हो? मैंने कहा कारण बताओ क्या मामला है? उनको लुट गए। मैंने बस वहीं बैठो, तुरंत आ रहे। और हमने डकैतों को 2-4 लाख मारा। गंदी बात करते हो, दोस्त का जहाज लूटते हो, और जहाज छोड़ा दिया। और उसके बाद उन देशों ने कहा थैंक्स लॉट मेरे दोस्त। मैंने कहा एनी टाइम। ये दोस्त है इंडिया। अरे दोस्तों, हमारे मोहल्ले में सबको आना है, चीन को हमारे मोहल्ले में बार बार आना है मेरे बच्चों। यदि आजकल हम भी चीन के मोहल्ले में जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों महाशक्ति है। इसलिए अगर महाशक्ति हो तो कल अपने कमरे तक में रहना मत रहना। महाशक्ति का मतलब क्या है? 2-4 मोहल्ले की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं, ना कमरे में बैठ के पढ़ेंगे। अरे कमरे में बैठ के पढ़ेंगे, कब आप कमरे पे हमला हो जाएगा पता चलेगा। इसलिए मेरे बच्चों, जो आजकल इंडिया भी इधर साउथ चाइना सी जा रहा है, इधर जा रहा है पश्चिम एशिया, अपना जहाज लेके जा रहा है, जो मदद मांगता है उसी को मदद दे देते हैं। अरे मेरे दोस्तों, अगर छोटे मोहल्ले में कोई छोटा मोटा आदमी पिट रहा है, उसको आप नहीं बचा पाए, किस बात के प्रधान है, किस बात की महाशक्ति है, किस बात के चौधरी है मेरे बच्चों? कहने के चौधरी हो, नहीं बनेगा। यानी जब तक आप पावर नहीं दिखाएंगे, इसलिए यही है जियो पॉलिटिक्स। उधर हिमालय, ओ माय गॉड, इंडिया की ज्योग्राफी जरा देखो दोस्तों। एक तरफ हमें हिमालय घिरता है और एक 3 तरफ समुंदर। इतनी जबरदस्त बाल मामला है। जहाँ देखो समुंदर का फायदा क्या, यहाँ से निकले इधर तुरंत कटिया लेके बैठ गए, 2 मच्छी मारा, भून का के खाया, मस्त। चावल की जरूरत ना गेहूं जरूरत। और समुंदर है सुरक्षा है, समुंदर है तो खनिज संसाधन है, समुंदर है तो व्यापार है। यानी आप याद रखो, अभी चीन इधर, सवाल है कि हमारे मोहल्ले में चीन आ रहा है, मालदीव। मालदीव चीन को बुला रहा है। हमने कहा भाई संभल जाओ मालदीव, ज़्यादा इधर उधर मत करो, क्योंकि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हम चीन को बार बार यही कहते हैं, मेरे दोस्त इधर क्यों आ रहे हो भाई? तो मेरे बच्चों, यही है जियो पॉलिटिक्स। तो जिसकी बात हम दक्षिण एशिया में आएंगे, बार बार करते रहेंगे। और फॉरेन पॉलिसी में खास बात है कि अब ये जोग्राफिकल पोजीशन तो हमेशा एक जैसी रहती है भाई, जोग्राफिकल पोजीशन तो हमेशा एक जैसी रहेगी। इसी का नाम है
टू राजनीति, पॉलिटिक्स। इसी के साथ बच्चों हमारे शब्द पूरे हो गए। अब हम शुरू करेंगे कि भारतीय विदेश नीति का विकास कैसे होता है। अब हम विदेश नीति पर आएंगे। अभी तो हमने बेसिक सब कुछ आपको बता दिया, इतने से आपको एक बेसिक समझ बन गई होगी फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन चीज़ बेसिक होती है। कमेंट ऑन कर दो। अब हम शुरू करेंगे भारतीय विदेश नीति का विकास। लेकिन कुछ बच्चों को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कमेंट ऑन कर दो आप। कोई नोट्स भी बन, अच्छा दोस्तों के सर सेकंड पॉइंट कौन सा सेकंड पॉइंट बच्चों? सेकंड पॉइंट किसी ने पूछा? अच्छा लोकेशन, अवस्थिति। अरे अवस्थिति का मतलब बच्चों, अरे कहाँ आपका घर कहाँ है वही तो अवस्थिति है। यानी कहाँ समुद्र किनारे हो, पहाड़ किनारे हो, महाशक्ति के बीच में हो, किनारे हो, यही अवस्थिति। भूमि के बाद क्या लिखा है सर? कहाँ पे लिखा है भूमि के बाद? भूमि आबद्ध। भूमि मतलब घिरा हुआ, भूमि से घिरा हुआ, आबद्ध। आबद्ध, आबद्ध का मतलब होता है जैसे हम किसी को ऐसे पकड़ ले आबद्ध, वैसे कुछ लोग भूमि से घिरे होते हैं। ऐसे सब मिल जाएगा इंग्लिश नोट्स वगैरह। अब किसी गुजराल सिद्धांत मेरे बच्चों को आगे बताएंगे कैसे फॉरेन पॉलिसी अगला बढ़ा। किसी ने पूछा गवर्नमेंट डॉक्टर है कम? अरे मेरे बच्चों जो एमबीबीएस है यार बस केवल क्लास सुन लेना, वैसे जाके लिख लेना, एकदम चिंता मत करो। डॉक्टर हो तो बड़ी अच्छी बात है। अरे जो एमबीबीएस है उसको क्या चिंता की दिक्कत है, उसको सुन के जाके एग्जाम लिख ले। प्रेगमेटिक पॉलिसी का एग्जाम्पल, प्रेगमेटिक पॉलिसी एग्जाम्पल मैंने बताया दो। तो किसी का नोट्स लेना हो तो उसको खूब तारीफ कर दो, और काम निकल जाए तो अपना निकल लिया प्रेगमेटिक। और किसी ने बंदूक लेना जरूरी है नहीं ले, देखो महाशक्ति बनना है बंदूक लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। किसी वजह बफर राज्य क्या होता है? बफर राज्य का मतलब है दोस्तों, ये बफर का मतलब है दो महाशक्तियों के बीच स्थित छोटा राज्य। कोई भी दो महाशक्तियां हो जाए उसके बीच एक स्थित छोटा सा राज्य, इसी को बफर स्टेट कहते हैं। किसी बच्चे ने पूछा एलआई और पार्टनर को और समझाने की बात है। मेरे बच्चों फिर मैं बता दूं, देखो एलआई कौन है? ये तुम्हारा क्लास में, देखो अगर तुमने क्लास में किसी से केवल नोट्स लेते हो तुम्हारा पार्टनर है। लेकिन एलआई कौन है? जो तुम्हारे साथ मिलकर लड़ाई भी करे वो एलआई है। और एलआई कौन है? किसी को दोस्त कौन है तुम्हारा? मेरे बच्चों याद रखना, किसी को 12 बजे रात भी फोन करो कि हमें वो तुरंत चला है, समझो दोस्त है, पार्टनर नहीं आएगा। पार्टनर को बुलाओगे पार्टी तभी आएगा। पार्टनर से फायदे पर होती है दोस्ती, साझे खतरे पर होती है। तो दोस्ती में विश्वास होता है, दोस्ती में होता है सामरिक साझे हित होते ही हैं, साझे सुरक्षा खतरे भी होते हैं। इसने पूछा बफर स्टेट लैंडलॉक। अरे मेरे बच्चों देखो कई बार हो सकता है कि बफर स्टेट लैंडलॉक दोनों एक हो जाए। भूटान और नेपाल बफर भी है लैंडलॉक भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लैंडलॉक मध्य एशिया के स्टेट है, लैंडलॉक है, वो बफर नहीं है क्योंकि उनके पास आसपास मेजर पावर नहीं है। लेकिन जो समुद्र के पास ना हो वो क्या होगा? बफर होगा, सॉरी लैंडलॉक होगा। और जो महाशक्तियों से घिरा होगा वो बफर होगा। किसी मुझे सीएम गिरफ्तार किया जा सकता है कार्यकाल? हाँ बिल्कुल। अरे मेरे बच्चों हमारे रूल ऑफ लॉ है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्जुन ने पूछा सामरिक हित क्या है? अर्जुन सुरक्षा के हित, कल मैंने बता दिया था, सुरक्षा के हित ही सार्वजनिक हित है। भारत में दूतावास कहाँ रहते हैं? जैसे सलोनी बारे मेरे बस सारे दिल्ली में, विदेशों के दूतावास दिल्ली में है। किसी बच्चे अरे सीएम कार्यकाल के दौरान, अरे हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए। अरे मेरे बच्चों कार्यकाल के दौरान क्यों गिरफ्तार नहीं किया सकता? किया जा सकता है। पाकिस्तान क्या लिखा है? हाँ पाकिस्तान में भारत का हाई कमीशन है, क्योंकि पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का मेंबर है तो वहां के दूतावास को हम हाई कमीशन कहते हैं। सोनम ने पूछा जियो पॉलिटिक्स का डिफिनेशन क्या है? अरे मेरे सोनम भौगोलिक कारकों का विदेश पर प्रभाव। कन्फ्यूज सेल्फ इंटरेस्ट एंड एथिक्स। अरे मेरे बच्चों एथिक्स अभी छोड़ दो, अभी सेल्फ इंटरेस्ट की बात करो। सेल्फ इंटरेस्ट, आई आर बिलीव इन सेल्फ इंटरेस्ट।
इसे प्रेगमेटिक नीति का मतलब है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, प्रेगमेटिक। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसने, किसी बच्चे ने पूछा, इधर पूछो उधर कर दो, मेरी किसने पूछा मानवी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं प्लीज। अरे मेरे मानवी बच्चे, अरे इतने बुद्धिमान मेरे बच्चे, समझ में कैसे नहीं आएगा, आराम से सुनो, पहले सुनो। और मैं तो बार बार बच्चों को कहता हूँ कि मेरे बच्चों, सुनने के दौरान कमेंट मत किया कर यार तुम लोग, आगे चलोगे और बातें स्पष्ट हो जाएगी। अरे ध्यान से सुनना तो सीखो, आजकल बच्चे सुन ही नहीं रहे, बस केवल कमेंट ही करते हुए लगे हैं। दिल्ली के सीएम जेल में, झारखंड के सीएम जेल में कौन सा दिन आएगा, आएगा सर। अरे तुम लोग भाई चिंता मत करो, तुम पढ़ो, अगर पावरफुल नहीं होगे तुम भी, पावरफुल होना है मेरे बच्चों, आईआर सीख लो कुछ। सर किसी का एथिक्स है जीवन में कोई महत्व नहीं है, अरे मेरे बच्चों, अनिता ने कहा देखो भाई ये नहीं कह रहा जीवन में महत्व नहीं है, लेकिन दोस्तों जो पावरफुल लोग हैं देख लो, अब तुम्हें गांधी बनना है या पावरफुल बनना है, तुम्हें चूज करना है। महासागर में हस्तक्षेप कर रहा है, अरे सब बताएंगे प्रशांत, अभी तो मैंने बेसिक बात बताई है कि चिंता मत करो अभी। इन महासागर में चीन का हस्तक्षेप बड़ा क्या करे, अब सब बताएंगे मेरे बच्चों, अभी तो शुरू, अब मैं कल शुरू करूंगा भारतीय विदेश का विकास कैसे हो रहा है, नेहरू कैसे आए, फिर एक एक देश पर आएंगे, तभी तो मैंने एक बेसिक शब्दावली स्पष्ट की है। किसी बच्चे ने पूछा भौगोलिक कारक विदेश में कैसे प्रभावित करते हैं, अरे मेरे बच्चों, अरे कैसी बात पूछ रहा है बच्चा, मोहल्ले में जहां तुम हो और अगर तुम्हारा मकान बिल्कुल कॉर्नर पर है तो सोचो किसी के आने जाने को तुम नियंत्रित कर सकते हो, और तुम्हारा मकान बिल्कुल अंत में खोपचे में है तो कोई और नियंत्रित कर सकता है। यही तो भौगोलिक कारक है मेरे बच्चे, यही तो भौगोलिक कारक है। किसी बच्चे ने पूछा है, अरे गिरफ्तारी के बाद भी कोई चुनाव लड़ सकता है, अरे जब किसी को 2 साल से ज्यादा दंड दे दिया जाए तब उसको हिरासत, तब उसको सीएम नहीं बनाया जा सकता। सीखा ने प्रेगमेटिक नीति क्या है, सीखा प्रेगमेटिक नीति का मतलब है किसी से नोट्स लेने के लिए उसकी तारीफ कर दो, प्रेगमेटिक। नोट्स न तो धमका दो, प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब है जैसा अवसर आए वैसे काम करना, कभी यथार्थवादी कभी आदर्शवादी, कभी कैडबरीज दो कभी चक्कू दिखाओ। तो किसी बच्चे ने पूछा मालदीव के साथ संबंध क्यों बिगड़ रहे हैं, ये मेरे बच्चों आएंगे मालदीव पर, चिंता मत करो, अभी तो मालदीव थोड़े बता रहे। कमेंचे का लाइसेंस लेना जरूरी है, हाँ मेरे बच्चों। भारत चीन को अड़े बाप क्यों नहीं देता पाकिस्तान, अरे ये अभी सबको हम बताएंगे। अभी जितने शब्द हमने बताए वो तो देख लो। हनुमान प्रसाद ने किताब की बात पूछी, मैंने कल ही बता दी यार किताब, आईआर ऑफलाइन के साथ पढ़ाई। ऋचा ने पूछा है, अच्छा कोई बात नहीं ऋचा, सब पढ़ा देंगे पहले। ज्योति ने पूछा सर हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, अरे मेरे बच्चे कैसे बात करते हो ज्योति, पाकिस्तान भारत का बच्चा है, ये भारत का भाई है मेरे बच्चों, पाकिस्तान भारत का भाई है, बच्चा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और राजीव ने पूछ, राइफल कितने की मिलेगी, थैंक यू सर। इसने बुक बता दी, अरे यही पढ़ लो 2026 2027 सब में आएगा। बुक को मैंने पहले दिन बता दिया था मेरे बच्चों, क्लास 1 नहीं चल रही है, अच्छा कोई बात नहीं। पॉलिटी, अरे मेरे बताए एक बार मैंने पॉलिटी बताई, बुक पढ़ लेना यार, एकदम कोई समस्या नहीं आएगी मेरे बच्चों। किसी बच्चे ने कहा मैं इकट्ठा रखा हुआ है, हाँ मेरे बच्चों मैंने कहा रखा हुआ है, बताओ मैं पढ़ा रहा हूँ मैं नहीं रखूंगा, कमाल की बात है। तन्नू ने पूछा है मेरा नाम लीजिए, अरे तन्नू नाम लिवाओगे पढ़ो लिखोगी, बताओ। किसी बच्चे ने क्या नोट नोट लगाया, गरीब की लुगाई एग्जाम्पल, अरे मेरे बच्चों उसको छोड़ो, गरीब की लुगाई की एग्जाम्पल छोड़ो, पहले फॉरेन पॉलिसी पर आओ। किसी ने पूछा मैं इसमें कितने प्रश्न आते हैं, मेरे बच्चों कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी में अपने आप आपको आईआर से इंटरनल सिक्योरिटी बहुत हेल्प मिलती है। 3 से 4 प्रश्न उधर आते हैं, यहाँ तक इथिक्स वाले पार्ट में भी आईआर के सवाल आते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल, अब कल से फॉरेन पॉलिसी शुरू करेंगे। अभी तो हमने एक बेसिक बात बता दी है, अभी तो हमने एक बेसिक बात बता दी है, बाकी कल से फॉरेन पॉलिसी शुरू करेंगे, ठीक है बाकी बच्चों।
किसी बच्चे ने पूछा करंट अफेयर, अरे मेरे बच्चे पहले बेसिक तो पढ़ लो यार, करंट अफेयर अपने आप सीख जाओगे। हमने कल अभी फॉरेन पॉलिसी में क्या बता रहा हूँ, करंट अफेयर की बात नहीं होती, पहले बेसिक्स सीखो, करंट अफेयर अपने आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।